तो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स जो है प्रपोज हुए टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम. All the sum of these models were not able to explain the stability of atom. Two of these models, one proposed by J.J. Thomson and the other proposed by Rutherford, are discussed below. कुछ मॉडल्स ऐसे, बहुत सारे मॉडल्स आए एटम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम किस तरीके से रख सकते हैं, इन चीजों के बारे में बताने के लिए बहुत सारे जो है मॉडल्स आए, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही, बताई, ठीक है. कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जैसे रदरफोर्ड का मॉडल है, आपका थॉमसन का मॉडल है, जो एटम की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं करते, स्टिल हम उनके बारे में पढ़ते हैं. एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताते, बट कुछ अच्छी चीजें उन्होंने बताई, इसलिए हम उन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में भी पढ़ते हैं. चलो एक बार देख ले जरा क्या कुछ है इन मॉडल्स में. तुम लोग तो ना कुछ भी नहीं बताते, ये भी नहीं बताते कि मैम ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है ना? सही बोल रही हूँ ना? अरे कैसे बच्चे हो तुम. चलो आओ इधर. तो अब आता है बच्चा थॉमसन मॉडल ऑफ, है ना, मॉडल ऑफ एटम. तो जे थॉमसन ने 1898 में मॉडल दिया था. इस वाले मॉडल को बच्चा बहुत सारे नाम से जाना जाता है. प्लम पडिंग मॉडल से जाना जाता है. इस वाले मॉडल के बारे में हम केक वाला मॉडल कहते हैं. इसको हम गाजर के हलवे जैसा मॉडल बोल सकते हैं. इसको हम अपनी आइसक्रीम जैसा मॉडल बोल सकते हैं. इसके बहुत सारे नाम हैं. और क्यों है इसके इतने सारे नाम, तो उसको समझिए. क्योंकि इस मॉडल में थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने 1898 में ये मॉडल प्रपोज किया था और कहा था कि जो आपका एटम है उसकी स्फेरिकल शेप है. कैसी शेप है? स्फेरिकल शेप है एटम की. उसका रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. जैसे कि आपके गाजर के हलवे में जो गाजर वाला जो पार्ट है, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर. तो उन्होंने कहा कि गाजर के हलवे से कंपेयर करो तो गाजर के हलवे में जो गाजर वाला पार्ट है उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज आपका एटम के अंदर पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. और जैसे गाजर के हलवे में कहीं कहीं पे आपने नट्स डाले हुए हैं, गाजर के हलवे में कहीं कहीं पर आपने जो है किशमिश, है ना, XYZ चीजें डाली है उसके ऊपर, उसी तरीके से आपका एटम होता है. पॉजिटिव चार्ज बेस बनाता है. आपका पिज्जा का जो डब नीचे का जो बेस है, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड इन एटम. और जो उसके अंदर टॉपिंग्स डालते हैं कि उसमें कहीं कहीं पनीर डला है, कौन सा ऑर्डर किया है ना, उस हिसाब से वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो थॉमसन खाने पीने के शौकीन लगे, उन्होंने जो है खाने पीने की चीजों से इसको रिलेट किया. वाटरमेलन जैसा भी बोल सकते हो कि तरबूज का रेड वाला हिस्सा पॉजिटिव पार्ट है और काले बीज उसके अंदर आपका क्या है, नेगेटिव पार्ट है, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको इसी सब नाम से जाना गया. अब इस मॉडल ने बेटा जो एक बहुत बढ़िया जो चीज बताई थी, वो बताई थी न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में, कि आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर डले हुए होते हैं, कुछ इस तरीके से डले हुए होते हैं कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट मिले. जैसे कि आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं कि एक स्फेयर है गोल, इसमें बीच बीच में ये गोल गोल नजर आ रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. और ये स्फेयर का जो बेस है, तो पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फेयर के अंदर यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगली जो चीज आती है वो आती है कि आपका जो पडिंग मॉडल है, जो वाटरमेलन मॉडल है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लम्स के साथ है, सीड्स के साथ उसके अंदर डला हुआ है. सो इंपॉर्टेंट फीचर जो है इस मॉडल का वो ये है कि मास ऑफ एटम जो है इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एटम. और ये वाले मॉडल ने न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स थे वो बाकी बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए. थॉमसन को नोबेल प्राइज से भी अवार्ड किया गया 1906 में फिजिक्स के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की थी फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस. बट यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा बढ़िया काम थॉमसन ने नहीं किया. सिर्फ एक चीज बताई, वो बताई न्यूट्रलिटी. कि आपका सवाल यही बनता है कि थॉमसन ने क्या एक्सप्लेन किया. तो थॉमसन ने एक्सप्लेन किया कि आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. आगे सवाल आता है रदरफोर्ड का. तो जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है, तो रदरफोर्ड और उसके दो स्टूडेंट्स थे, गाइगर और मर्स्टीन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्ड फॉइल को बहुत पतली
जैसे आपके एल्यूमिनियम की फॉइल होती है चपाती लपेटने के लिए, ऐसे गोल्ड की फॉइल को लिया जो कि आपको यहाँ पे पीले रंग की दिख रही है। अपने एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कुछ ऐसा किया बेटा कि यहाँ पर लेड ब्लॉक लिया, ठीक है, उसमें से यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स, आप जानते हो आपका Ha2+ होता है, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस, उन हाई एनर्जी के रेडिएशंस को गोल्ड फॉइल के ऊपर डाला। अब गोल्ड फॉइल आपका क्या है, तो गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत सारे एटम्स ही होंगे। क्या होंगे गोल्ड फॉइल के अंदर? बहुत सारे एटम्स होंगे। तो यहाँ पर लेड ब्लॉक से, ठीक है, बहुत सारे जो है अल्फा रेडिएशंस को, इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि स्ट्रेट लाइन में जो है वो यहाँ पर जाकर टकराए। ओके, और इसके ऊपर बहुत सारी बच्चा अल्फा पार्टिकल्स की रेडिएशन डाली। ये आपकी सोने की एक छोटी सी पतली सी यहाँ पर बेस प्लेट ली गई और उन्होंने फिर वही किया कि अगर इसमें से कोई पार्टिकल निकलेगा, कुछ भी होता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर लगाई एक फोटोग्राफिक प्लेट। और ये जो फोटोग्राफिक प्लेट थी ये कैसी थी, तो वही फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से बनी हुई थी कि अगर कोई भी मटेरियल यहाँ से निकलता है और इधर सब जगह पे स्ट्राइक करता है तो आपको स्पॉट्स नजर आए। ठीक है, सो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऐसा ही है। अल्फा पार्टिकल्स को, हाई एनर्जी रेडिएशंस को गोल्ड फॉइल के अंदर डाला गया और फिर देखा गया कि वो रेडिएशंस किस तरीके से बिहेव कर रही है। वो जो अल्फा पार्टिकल रेडिएशंस है वो वहां से गुजरती है, डिफ्लेक्ट होती है, क्या होती है, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया टू स्टडी अबाउट द इनर साइड ऑफ द एटम, कि एटम के अंदर क्या हो रहा है उस चीज को समझने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और क्या देखा, तो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे आपके अल्फा पार्टिकल की रेडिएशंस जो थी वो इस तरीके से बच्चा गोल्ड फॉइल के अंदर से जो है ऐसे पास कर रही थी। तो आप मतलब ये चीज वहां पर ऑब्जर्व हुई कि ये आपका गोल्ड फॉइल है, ठीक है, ये बहुत सारी रेडिएशंस है, ठीक है। अब ये जो आपकी गोल्ड फॉइल थी उस गोल्ड फॉइल के अंदर, ठीक है, कुछ ऐसी स्टोरी है कि उस गोल्ड फॉइल के अंदर कहीं कहीं पर तो कुछ चीजें उपस्थित है और ज्यादातर स्पेस खाली है। वो कुछ ऐसी है वो गोल्ड फॉइल। ऐसा क्यों बताया, कैसे पता चला रदरफोर्ड को? रदरफोर्ड को पता चला कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल रेडिएशंस यहां से सीधी की सीधी पास ऑन हो गई, मतलब जैसे गई, जैसे यहां से सीधी गई आर पार निकल गई। तो इससे पता चला कि गोल्ड फॉइल जो कि एटम से मिलकर बनी है उसके अंदर ज्यादातर स्पेस खाली है। ओके, अगली चीज क्या ऑब्जर्व हुई कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल रेडिएशन ऐसी थी जो आपने जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस आ गई। जैसे मान लो बेटा मैं खड़ी हूं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े, जैसे मैं खड़ी हूं, मेरे साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग खड़े और हमारे बीच में गैप है। सामने से मान लो कोई रेडिएशन आती है, कोई किरण आती है, मान लो कोई टॉर्च से लाइट डालता है। अब टॉर्च से लाइट डालेगा, अगर वो टॉर्च से लाइट मुझसे टकराएगी तो क्या वो मेरे पीछे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। अगर वो टॉर्च ऑफ लाइट कहीं बीच में ना जहां पर स्पेस है वहां पर टकराएगी तो बेटा वो स्ट्रेट चली जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अब हमें नहीं पता था कि गोल्ड फॉइल के अंदर एटम्स हैं, ये तो पता था, बट उन एटम्स के अंदर कंपोजिशन कैसे है, किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिवाइडेड है, वो नहीं पता था। बट रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट ने बहुत चीजें एक्सप्लेन की, एक क्लियर ओवरव्यू दिया हमें चीजों के बारे में, एक क्लियर पिक्चर हमें बताई। वो कैसे बताई? वो ऐसे बताई कि ज्यादातर रेडिएशंस तो सीधी की सीधी चली गई, कुछ रेडिएशंस थी जो हल्की डिफ्लेक्ट हुई, ये जो आपको दिख रही है इधर, और कुछ रेडिएशंस ऐसी थी जो जैसे गई वैसे की वैसे वापस आ गई। मतलब 3 तरीके का बिहेवियर आया, ठीक है। मोस्टली तो सीधी की सीधी चली गई, ठीक है। तो सिस्टमैटिक व्यू जो है पार्टिकल, मतलब जब एक अल्फा पार्टिकल जो है उसको डाला गया गोल्ड फॉइल के अंदर तो ज्यादातर बच्चा वहां से पास हो गई, ठीक है, कुछ डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। बहुत हाई एनर्जी के जब अल्फा पार्टिकल्स जो कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलते हैं, ठीक है, अब फॉइल की थिकनेस है 100 नैनोमीटर के अराउंड, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, पता नहीं कब दिमाग सनक जाए यही पूछ ले। ओके, तो थिन गोल्ड फॉइल जो है अब उसके पीछे की तरफ ये वही सब लिखा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जेडएनएस की स्क्रीन लगाई है। अब अल्फा पार्टिकल जब स्क्रीन के ऊपर जाता है तो आपको वहां पर फ्लैश नजर आता है। अब यहां पर आपको रिजल्ट्स बताए गए हैं कि क्या क्या चीजें वहां पर देखने को मिली। तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे बेटा वो एग्जैक्टली गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्ट किए पास हो गए। अगली जो चीज आती है, कुछ फ्रैक्शन जो था अल्फा पार्टिकल का वो डिफ्लेक्ट कर गया स्मॉल एंगल से, मतलब ज्यादातर तो सीधे के सीधे चले गए और कुछ ऐसी आई, कुछ रेडिएशंस ऐसी आई, ऐसे आई
थोड़े से एंगल से डेविएट कर गई, आई थोड़े से एंगल से डेविएट कर गई, कुछ ऐसी आई, ठीक है। और बहुत फ्यू, मतलब कितनी कम बताऊं, 20,000 में से कोई एक, 20,000 में से कोई एक ऐसी आई जो आई जिस रास्ते उसी रास्ते लौट गई, जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस चली गई, ठीक है। तो यहां से जो है ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली, ठीक है। तो जिससे हमें बहुत सारी चीजें पता चली, ठीक है। वो चीजें क्या पता चली, वो चीजें ये पता चली बेटा कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स जो है डिफ्लेक्ट हुए हैं। देखो सबसे पहला तो कहता है पास हो गई, इसका मतलब ज्यादातर स्पेस उस एटम के अंदर खाली है। अगर ज्यादातर रेडिएशंस वहां से पास ऑन हो रही है, इसका मतलब मोस्टली जो स्पेस है उसके अंदर वो बच्चा कैसा है, एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है। आगे आता है फ्यू पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। उसका कारण क्या है, तो डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। कि अब आप जो आपका अल्फा पार्टिकल है दैट इज आपका हीलियम न्यूक्लियस He2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो है, ठीक है। अब वो जो आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है उस रेडिएशन ने, इसका मतलब वो वहां पर पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगी, तो वहां पर बेटा उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगी तो रिपल्शन फेस करेगी। तो उसी रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम as थॉमसन had presumed। थॉमसन ने तो कहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, लेकिन यहाँ कहानी अलग निकली। यहाँ तो उसने बोल दिया ज्यादातर खाली जगह, जैसे आपके ऊपर यहाँ पर खाली है ज्यादातर स्पेस, ऐसे ही उसने बोल दिया रदरफोर्ड ने कि ज्यादातर जगह तो खाली है, कुछ स्पेस है बीच में, ठीक है, जहां से जो है रिपल्शंस हो रही है और जहां से डिफ्लेक्शंस हो रही है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं बीच में है, पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वो जो है एक बहुत स्मॉल वॉल्यूम में है, एक बहुत छोटे एरिया में है वो पॉजिटिव चार्ज, और उसी की वजह से हमारे अल्फा पार्टिकल रेडिएशंस यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रही है, उसी की वजह से हमें डिफ्लेक्शन इन अल्फा पार्टिकल रेडिएशन देखने को मिल रहा है। आगे आता है कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। यहां से सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है, देखो जरा। तो रदरफोर्ड की कैलकुलेशन कहती है कि न्यूक्लियस ने, है ना, जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू एटम। एटम की जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस की वॉल्यूम ना के बराबर है। एटम की वॉल्यूम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस की वॉल्यूम ना के बराबर है। जो रेडियस है आपका एटम का वो है 10 की पावर -10 मीटर। रेडियस ऑफ एटम आपका कितना है, 10 की पावर -10 मीटर है, और न्यूक्लियस का कितना है, 10 की पावर -15 मीटर। बस यही से सवाल आ जाता है। अब आपका रेडियस ऑफ एटम क्या है बच्चा, रेडियस ऑफ एटम है 10 की पावर -10 मीटर, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है आपका 10 की पावर -15 मीटर। अगर आप इसको निकालोगे तो 10 की पावर 5 आता है। यही रिलेशन आपसे पूछ लिया गया पेपर में कि रेडियस ऑफ एटम इज 10 की पावर 5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो है, ये जो छोटी छोटी बातें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, देखो कैसे सवाल बना देती है पेपर में, ठीक है। जिसको आप एक बहुत जनरल वे में रीड कर लेते हैं उसी से क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए मैं इतना डिटेल में एक एक बात आपको समझा रही हूँ। सो वन कैन अप्रिशिएट दिस डिफरेंस इन साइज बाय रियलाइजिंग दैट ए क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट ए न्यूक्लियस देन द रेडियस ऑफ एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर। अगर एक क्रिकेट की छोटी सी गेंद को न्यूक्लियस कहते हो तो एटम इसका मतलब 5 किलोमीटर का एरिया है। इतना डिफरेंस है साइज में, इतना डिफरेंस। आगे देखिए, तो ये जो ऊपर ऑब्जर्वेशंस देखी, कंक्लूजन देखे, उस हिसाब से रदरफोर्ड ने कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज जो है और मोस्ट ऑफ द मास जो है एटम का वो डेंसली जो है ना, डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है एक स्मॉल रीजन में, एक छोटे से एरिया में, और इस छोटे से एरिया को हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस को सराउंड किया है इलेक्ट्रॉन्स ने, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं
बहुत हाई स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में, जिनको ऑर्बिट्स कहा गया। मतलब रदरफोर्ड क्या कर रहा है, रदरफोर्ड बेसिकली वो जैसे ब्रह्मांड की बातें कर रहा है। वो कह रहा है बीच में सूर्य है, न्यूक्लियस है एटम के अंदर सूरज की तरह, जैसे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन में, है ना, उसी तरीके से। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, देखो वही बात लिखी है, सोलर सिस्टम से रिजेंबल करता है। सन यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है किसका, न्यूक्लियस का, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसका रोल प्ले कर रहे हैं, रिवॉल्विंग प्लैनेट्स का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर और जो न्यूक्लियस है वो आपस में कनेक्टेड है, कैसे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। ये सारी ऑब्जर्वेशंस कंक्लूजन्स आई आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। अगली चीज आती है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को आप A से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आपका एटॉमिक नंबर बताते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे हाइड्रोजन के अंदर 1 है, सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे हाइड्रोजन एटम के अंदर और सोडियम एटम के अंदर 1 और 11 है। ओके, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, कैसे भी बोल दो। और अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कर दे, जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही। ठीक है, क्योंकि जो मास है एटम का दैट इज ड्यू टू न्यूक्लियस, उस मास की वजह से ही वो अल्फा पार्टिकल रेडिएशन जिस रास्ते गई उस रास्ते वापस आ गई। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आई, ठीक है, मुझसे टकराई, वापस चली गई, तो मतलब मेरा कुछ मास है ना, इसी वजह से मुझसे टकराकर वापसी हो गई। जो खाली जगह थी वहां पर तो फटाफट से निकल गई। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो वहां पर सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन थे उनकी वजह से थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आई, लेकिन 1 में से 20,000, ठीक है, इतनी जो थी, मतलब सॉरी 20,000 में से 1 इतनी जो थी वो टकराई न्यूक्लियस से और वापस हो गई। न्यूक्लियस से टकराई एंड उसने जो है वहां पर क्या कर ली, वापसी कर ली। तो इससे पता चला कि जो मास है पूरा का पूरा एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर ही है। और वो मास किसकी वजह से होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है। सो मास ऑफ एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके हम कहेंगे न्यूक्लियॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मास नंबर ऑफ द एटम को। मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आ गया ये। आइसोबार और आइसोटोप्स किसको कहा जाता है, आइसोबार और आइसोटोप। ठीक है, अब आपको पता चल गया, जेड रिप्रेजेंट योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, mass number represent your number of proton plus number of neutrons. Now the question arises, isobar और isotope ये क्या कहानी है। ठीक है, तो isobar और isotope, तो कंपोजिशन जो है किसी भी एटम का वो रिप्रेजेंट होता है बाय यूजिंग दी नॉर्मल एल, मतलब सिंबल अगर हमने x ले लिया, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर, ठीक है, इस x के ऊपर लिखते हैं a, जो a रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, मतलब मास नंबर को। ओके, और नीचे हम लिखते हैं जेड, यहां पर जेड रिप्रेजेंट करता है किसको, एटॉमिक नंबर को। ओके, इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के सिंबल को बताते हैं बच्चा, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। आइसोबार्स वो एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, मतलब उनके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की जो संख्या है वो सेम है। ठीक है, वो आइसोबार्स है। जैसे कि आपका ये एग्जांपल है नाइट्रोजन कार्बन, ये कार्बन का C14 है ना, तो ये दोनों जो है आइसोबार्स की कहानी है। और आइसोटोप्स कौन से होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका
प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है, मतलब जिनका क्या बराबर होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, दीज आर योर आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोबार वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, और एक और होते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनका A माइनस जेड सेम होता है, मतलब जिनके केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। तो जिनके केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर वो होते हैं आपके पास आइसोटोन्स, जिनके केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर वो होते हैं आपके पास आइसोटोप्स, और जिनके केस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम बराबर, न्यूक्लियॉन्स बराबर, उनको कहते हैं बच्चा आइसोबार्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? फटाफट बोल दो। जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये ट्रेसेस में मिलता है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। जैसे कि आपके कार्बन के, अब इनमें तीनों में कॉमन चीज है, सबका प्रोटॉन 6 है, इनका मास नंबर अलग है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है, ओके। और ये वाले, उनमें क्या कॉमन था, उनका मास नंबर सेम था क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम है। आगे आ जाइए। अब कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटिल इफेक्ट इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अगली चीज आपको बताना चाहता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किसकी वजह से है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन रिएक्शंस। तो किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर स्टडी करना है तो उसके लिए हमें स्टडी करना होगा इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन करता है रिगार्डिंग आइसोटोप कि केमिकल प्रॉपर्टीज एटम्स की कंट्रोल करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। और अगर कोई न्यूट्रल है आपका एलिमेंट तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं बच्चा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। अगर चार्ज है तो फिर कहानी अलग है, फिर तो उसने लूज और गेन किया होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर। जितने भी आइसोटोप्स है किसी भी गिवन एलिमेंट में वो सेम बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है, ओके। कि मतलब सेम बिहेवियर का मतलब, इसका मतलब उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तभी तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, तभी तो बच्चा उनका बिहेवियर जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अगली चीज आती है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 80 Br35। इसके अंदर आपको पता करना है प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओके। अब यहां पर आपका 35 नंबर किसको, तो जेड आपका रिप्रेजेंट हो रहा है 35, इसका मतलब ये प्रोटॉन है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऊपर आपको ए लिखा है 80, तो यहां से आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो 80 माइनस 35। तो इस तरीके से बेटा आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने प्रोटॉन है उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो आसान सा सवाल था, ठीक है। ऐसे ही बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती है, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अभी तक हमने रदरफोर्ड की कहानी पढ़ ली, थॉमसन की कहानी पढ़ी, उसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ न्यूट्रलिटी को बताया, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। अब रदरफोर्ड जो है उसकी भी कहानी सुनी, उसने बहुत कुछ बताया, ठीक है, लेकिन फिर भी अब उसको बेचारे को जो है हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ऐसा क्या है जो वो नहीं बता सका? तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है कि रदरफोर्ड का मॉडल कहता है Rutherford nuclear model of an atom is like a small scale solar system with the nucleus playing the role of the massive sun and the electrons being similar to the lighter planets। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर किया, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को ही उसने यहाँ पर एक्सप्लेन हमने किया फिर, ठीक है। और हमने कहा कि जैसे वहां पर जो है क्या एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है कि प्लैनेट जो है अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है प्लैनेट्स का वो Gm1m2 अपॉन r² से हम दर्शाते हैं, जहां पर m1 m2 मासेस है, r डिस्टेंस है सेपरेशन, और g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये थ्योरी जो है, इसी थ्योरी को, प्लैनेटरी ऑर्बिट वाली थ्योरी को अगर हम यहां पर लगाते हैं
अगर हम इधर इस थ्योरी को लगाएं, ठीक है, तो हम यहां पर भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो एक फोर्स वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है उनके बीच में, दैट इज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पर q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है e, और q2 क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज है, दैट इज Ze। जेड यहाँ पर आपका नंबर ऑफ किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूक्लियस का चार्ज आ जाएगा। तो जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला फोर्स यहां पर भी लगना चाहिए, किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन वहां पर चक्कर लगा रहा है बच्चा, किसके अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगा रहा है। क्लियर मेरी बात? हेलो है रिया आपको, ठीक है, इधर आ जाइए। सो सिमिलैरिटी बिटवीन सोलर सिस्टम और न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट करती है कि ये वाला जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड का, अब जब वो उसको सोलर सिस्टम से कंपेयर कर रहा है तो फिर सोचा कि फिर हम क्यों ना उसके ऊपर सोलर सिस्टम वाला ही दिमाग लगाए। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स किसके बारे में बात करती है, क्लासिकल मैकेनिक्स भी तो इस बारे में बात करती है कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस के बीच में और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो फोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके जो आपका इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के अंदर जो प्रेजेंट है, उसका चार्ज है बच्चा E, मैंने उसका चार्ज को E से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो उसका न्यूक्लियस है जो कि सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका चार्ज क्या होगा, तो उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब प्रोटॉन्स है, तो वो प्रोटॉन्स भी है तो बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो उनका चार्ज कुछ Ze हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का चार्ज का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस है उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ये वाला फोर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा किसको, कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में भी आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है अपने ऑर्बिट के अंदर, इसका मतलब फिजिक्स हमें कहती है चार्ज पार्टिकल लगातार घूम रहा है तो एक्सेलरेट हो रहा है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में है, कंटिन्यूसली लगातार मोशन में है, तो इसका मतलब वो एनर्जी एमिट करता है। अगर वो एनर्जी एमिट करता है तो फिर बेटा ऐसी कहानी होनी चाहिए थी कि आपका इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो वो घूमता घूमता आपका यहां ऑर्बिट में था, मान लो बच्चा आपका ये बीच में न्यूक्लियस है, आपका इलेक्ट्रॉन इधर ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा है, अब वो लगातार घूमेगा तो उसकी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो वो क्या करेगा, उसका पाथ ऐसा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा तो वो क्या है, उसके नजदीक जाता हुआ चला जाएगा, उसका पाथ जो है इस तरीके से चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो बेटा फिर एक समय ऐसा आ जाना चाहिए कि वो इतनी एनर्जी लूज कर दे कि उसकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली रिलीज होती जा रही है, जब वो घूमता जा रहा है, एक्सेलरेट करता जा रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर जाकर उसको गिर जाना चाहिए और आपका एटम बर्स्ट हो जाना चाहिए, फूट जाना चाहिए, मतलब आपका एटम स्टेबल नहीं रहना चाहिए। बट ऐसा होता तो नहीं है ना, ऐसा होता तो नहीं है, ठीक है, तो ये होता नहीं है, ठीक है। और रदरफोर्ड की कहानी जो है एटम को कंपेयर कर रही थी सोलर सिस्टम के साथ, बट ये चीजें होती नहीं है, यहाँ पर एटम तो स्टेबल होता है, ठीक है, एटम तो नहीं बर्स्ट होता, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन राजी खुशी रह रहे हैं, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी के अंदर जाके गिर नहीं रहा, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड, ठीक है, कि ये जो श्रिंकिंग ऑफ ऑर्बिट होगी, जो वो गिरेगा जाकर न्यूक्लियस के अंदर, ये सारी थ्योरी के बारे में रदरफोर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, इसीलिए रदरफोर्ड के मॉडल को हम कंसीडर नहीं करते। मैक्सवेल जो है, ठीक है, अब उसने कहा, मैक्सवेल की कहानी थी कि चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेट होता है, ठीक है, लेकिन ये सारी बातें जब यहां पर लगाएं तो ये एक्सप्लेनेशन हमें यहां पर नहीं मिलती है। कैलकुलेशन बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड, कितना ही समय होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड सिर्फ लगेगी इलेक्ट्रॉन को उस स्पाइरल में ऐसे कंप्लीट होने के लिए और न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिरने के लिए, बट वो गिरता नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये जो इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम है ये होनी चाहिए, बट व्हाई नॉट, है ना, क्यों नहीं हम
है ना। फिर अगला सवाल आता है कि अगर इस थ्योरी के हिसाब से सोचे तो हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, स्पाइरल कंप्लीट करेगा, न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिर जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ये पर्टिकुलर जो एटम है वो इनस्टेबल है। फिर अगली स्टोरी है कि यार ऐसा नहीं मानते कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, हम ऐसा मान लेते हैं रदरफोर्ड की बात सही है कि इलेक्ट्रॉन ना स्टेशनरी होता है, कि वो अपनी जगह पर रुका हुआ है, हम उसको स्टेडी मान लेते हैं, ऐसा भी सोचकर देखा गया। लेकिन अगर हम ऐसा सोच लें कि इलेक्ट्रॉन स्टेडी होता है ना, अपनी जगह पर ही होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को स्टेशनरी मान ले तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। अगर वो लगातार घूमेगा तो एक्सेलरेट करेगा, फिर तो उसको एनर्जी जो है एमिट करनी चाहिए, फिर उसको जाकर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। अगर हम उसको रुका हुआ मान लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, तो वैसे इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिंचा चला जाएगा। तो मतलब दोनों ही केसेस में स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। थॉमसन की बात के हिसाब से सोचे तो भी एटम स्टेबल नहीं है, रदरफोर्ड की कहानी के हिसाब से सोचे तो भी एटम स्टेबल नहीं है, तो फिर एटम की स्टेबिलिटी आखिर हुई कैसे? ये सवाल का जवाब यहां तक हमें नहीं मिला, ठीक है। हम कुछ नहीं बता पा रहे यहां तक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और इस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए फिर आए हमारे पास बोहर, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन जो भी होता है इसका, ठीक है, मैं तो बोहर मॉडल ही बोलती हूँ, आप लोग जो भी बोलते हैं। तो हिस्टोरिकली रिजल्ट्स ऑब्जर्व हुए, ठीक है। बोहर मॉडल में क्या बातें कही गई, तो अभी तक जितनी भी चीजें हुई थी उन सबको कंपाइल किया, उन सबको बच्चा क्या किया, कंपाइल किया। तो उन्होंने सारे रिजल्ट्स को, ठीक है, मॉडिफाई किया, रदरफोर्ड का, थॉमसन का, जितनी भी बातें थी, और उन्होंने फिर कुछ नई बातें बताई। कौन से वो नई चीजें थी जो इंक्लूड की, तो सबसे पहला तो उन्होंने बताया ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विच मीन्स दैट रेडिएशंस possess both wave like एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। उन्होंने किस बारे में बताया, उन्होंने ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो रेडिएशंस है वो वेव जैसा बिहेवियर भी दिखाती है और पार्टिकल जैसा बिहेवियर भी दिखाती है। उन्होंने तो ये कह दिया कि ये जो आपके रेडिएशंस है ये पार्टिकल जैसे नहीं है, ये ऐसे 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 भी चलती है, ये सिर्फ ऐसे किसी पार्टिकल के तरीके सीधे नहीं चलेगी, ये ऐसे ऐसे चलेगी, है ना। वेव, अब वेव आप कैसे, है ना, सबका अलग अलग होता है वेव का क्राइटेरिया। कुछ लोग वेव समझते हैं कि पहला पहला प्यार, है ना, चल तरंगे चली। कुछ लोगों के लिए वेव है कि भाई पत्थर फेंक दिया मैंने पानी में तो वहां पे तरंगे चलने लगी। तो सबका अपना वेव का अलग अलग डेफिनेशन है, मतलब, लेकिन वेव को हम दिखाते कैसे हैं, ऐसे ऐसे ही दिखाते वेव को। तो ये जो था यहाँ पर अलग स्टोरी ऐड की बोहर ने, कहता है ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है डबल नेचर दिखाती है। इसका मतलब रेडिएशन वेव जैसा भी बिहेवियर दिखाती है और पार्टिकल जैसा भी बिहेवियर दिखाती है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के एक्सप्लेन किए। और इन्होंने क्या किस बारे में बताया, ठीक है, तो ये दो चीजें थी जिसके बारे में बोहर ने नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया और इनके बेसिस पर एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट से पहले वाले को पहले पढ़ेंगे जो कि हमारा ड्यूअल कैरेक्टर वाला है। आती है बात वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव नेचर कैसे दिखाती है। तो 19th सेंचुरी के, मतलब 1950 के राउंड की बात है, तो फिजिसिस्ट जो है एक्टिवली स्टडी कर रहे थे एड्सॉर्प्शन एमिशन ऑफ रेडिएशन, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो उसका कलर चेंज होता जाता है। जैसे मान लो बेटा आप क्या करते हैं, आपने कोई किसी ऑब्जेक्ट को जो है आप हीट करते हैं, तो मान लो आयरन की रॉड है, आप उसको हीट करते हैं तो उसमें आपको कलर्स का चेंज देखने को मिलता है, लाल होती है, सफेद होती है, नीली होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। ओके, तो ये सारे चेंजेस हमें यहां पर देखने को मिले।
तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश हुई, ठीक है। तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और बहुत सारी रेडिएशंस को एमिट भी करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने लोहे की रॉड को गर्म करते हैं तो कुछ कलर्स आपको नजर आते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका मतलब वो कोई रेडिएशन एमिट कर रहा है, इसी वजह से तो आपको ट्रांजिशन इन कलर देखने को मिला। और जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ रेडिएशन वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए, ठीक है, तो थर्मल रेडिएशंस जिनको हम कहते हैं, ठीक है, तो ये जो थर्मल रेडिएशंस है ये किससे मिलकर बनी होती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज से मिलकर बनी होती है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। और ऐसी वेव्स जो है कैसे एमिट होती है, चार्ज पार्टिकल कैसे ऐसी वेव्स को एमिट करते हैं, तो ये सारी कहानी बताई थी 1870 में क्लार्क मैक्सवेल ने, ओके। और उन्होंने, हेनरी हर्ट्ज ने फिर इसको कंफर्म किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में कुछ बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी? तो 1870 में मैक्सवेल ने कहा था, एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई चार्ज बॉडी होती है, जब भी इंटरैक्शन होता है किस किस के बीच में, अगर आपकी कोई चार्ज बॉडी है और उसका हम बिहेवियर देखते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बड़े लेवल पर, जैसे कि ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं ना, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम किसी, मतलब कोई ऐसी बॉडी है जो चार्ज है, उसका बिहेवियर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने यहाँ पर एक चीज जो है सजेस्ट किया, उन्होंने सजेस्ट किया, किसने? मैक्सवेल जी ने, कि इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल जो है वो मतलब मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, ओके, कि वो जो है मूव करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेशन आती है उनके अंदर जब वो कंटिन्यूअसली मूव करता है चार्ज पार्टिकल, तो वहां पर ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कहानी थी कि इलेक्ट्रॉन आपका कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था, अब इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल नहीं, उसको ऐसे वेव जैसा मान रहे हैं कि वो ऐसे वेव जैसा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब वो वेव जैसा है, ऐसे लगातार घूम रहा है, तो फिर थ्योरी आगे क्या लगी थी मैक्सवेल की कि चार्ज पार्टिकल घूमता है तो एक्सेलरेशन करता है, एक्सेलरेट करता है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये चीज एक्सपेरिमेंटली बताई थी किसने? मैक्सवेल ने, कि उन्होंने बताया था कि एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जब अंडर एक्सेलरेशन मूव कर रहा है तो वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ट्रांसमिट करता है, और इसी फील्ड को हम जो है वेव्स की फॉर्म में देखते हैं। तो वो जो आपका पार्टिकल है वो वेव जैसा बिहेवियर भी दिखा सकता है, और ये वेव्स कहां से आती है? तो जब आपका चार्ज पार्टिकल लगातार मोशन में होता है, एक्सेलरेट करता है, तो वो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर ऐसे वेव्स बनाती है। देखो ना, आप सोच के देखो कि ये आपका जो है पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है, अब वो लगातार मोशन में है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, अब ये को कुछ 90 डिग्री पे लगा, वो कुछ 90 डिग्री पे लगा, तो ये कुछ वेव जैसा ही तो बन जाएगा। कैसा बन जाएगा बच्चा? वेव जैसा बन जाएगा। तो उन्होंने बताया कि चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वही आपको किसकी? रेडिएशन की फॉर्म में, वही आपको कैसे मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव मिलता है, और उसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो कहां से उत्पत्ति हुई, कहां से जनरेट हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? तो जब एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली अंडर एक्सेलरेशन, जब वो मूव कर रहा है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इसीलिए हम कहते हैं, और वही जो वेव्स है वही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो कहां से आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इसका थोड़ा सा फील आपको आया होगा। अब लाइट जो है वो क्या है? एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन है, जिसको पता नहीं अब हम कब से जानते हैं, लाइट को तो पता नहीं हम कब से यूज कर रहे हैं। तो लाइट एक तरीके का एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन है जिसको हम बहुत पहले से जानते हैं, उसके बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशंस है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है। पहले हम कहते थे कि लाइट जो है, न्यूटन ने कहा था कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है। अब 19वीं शताब्दी में कह दिया कि लाइट जो है वो वेव जैसा नेचर भी शो करती है। तो मैक्सवेल ने अगेन इस चीज को रिवील किया कि लाइट वेव्स भी किससे? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होती है, इसीलिए वो वेव जैसा बिहेव करती है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल वेव नेचर दिखा रहा है, इसका मतलब वो
जब मोशन में है तो एक्सेलरेट कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इसी वजह से वहां पर वो वेव नेचर प्रदर्शित कर पा रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बता दो। देखो, ये देखो इधर, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इस रास्ते चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये 90 डिग्री पे लगा, मैग्नेटिक फील्ड ये 90 डिग्री पे लगा। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम डिफाइन करते हैं। आपकी वेव इस डायरेक्शन में जाती है, उसके 90 डिग्री पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और उसके 90 डिग्री पे मैग्नेटिक लग रहा है। 3D में बात करूं तो ऐसे ये रास्ता है, इस रास्ते जा रही है, इस रास्ते मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इस रास्ते इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। मतलब उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के 90 डिग्री पर क्या लग रही है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं। ये होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमें दिखाया है। तो ये जो कंपोनेंट्स है इनका सेम वेवलेंथ होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सेम स्पीड, एम्पलीट्यूड, बट दे वाइब्रेट इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। दो बिल्कुल 90 डिग्री पे जो प्लेन्स है, मान लो ये एक प्लेन है, इसके ऐसे एक प्लेन होगा, ठीक है। प्लेन क्या होता है? जिसमें एक्स होता है, वाई मतलब लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, उसको 2D प्लेन बोलते हैं। तो एक प्लेन में अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इस वाले इसके 90 डिग्री प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो वेव है वो इनके 90 डिग्री पे मूव कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन होती है आपकी, ऐसी जो वेव्स होती है, दीज आर योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बता दो फटाफट से। चलो, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी। अब कुछ चीजें इनके बारे में देखते हैं। जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है एक चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल जो कि परपेंडिकुलर है इनके, ठीक है, और परपेंडिकुलर है उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, जो चीज मैंने अभी बताई, जो आपने डायग्राम में देखी, ठीक है। तो ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी है। अब जो आपकी साउंड वेव्स है, ठीक है, और जो आपकी वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कभी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर जैसे मैंने कोई आवाज बोली है, मैं कुछ बोल रही हूँ, ओके, आप तक वो चीज पहुंच पा रही है। क्यों पहुंच पा रही है? क्योंकि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एक मीडियम है, ठीक है, ये माइक है, ठीक है, इसके अंदर जो है मतलब एयर है इस इन्वायरमेंट में। तो ये चीजें, जैसे अगर हम आमने सामने बैठे, मैं कुछ बोल रही हूँ, आपके कानों तक चीज जा रही है, दैट मीन्स एयर के अंदर पार्टिकल्स जो उसको लेकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ी इन साउंड वेव्स को ट्रैवल करवाने के लिए, ओके। तो इसका मतलब जैसे सन है, अब बहुत सारी रेडिएशंस ऐसी भी तो है जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है, फिर भी वो हम तक पहुंच जाती है, वही वाली होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जिनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती फिर भी पहुंच जाती है। अब आपके दिमाग में आया होगा, मैम अब जैसे मान लो आप साउंड वेव्स की बात करती हैं, आप बोलती है मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे सुनाई देता है क्योंकि वहां पे एयर है जो कि उसको कैरी करता है, जो आपने जो यहाँ से रेडिएशन है उसको कैरी करता है, पार्टिकल को मुझ तक पहुंचाता है, उस रेडिएशन को, उस वेव को, है ना, मुझ तक पहुंचाया। अब मैम कैसे, मतलब ऐसा दिमाग में क्यों आया कि ऐसी भी वेव्स होती होंगी जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती? तो इसका दिमाग में आया सनलाइट। वो सूर्य जो हमसे पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर दूर है, ठीक है, कहां पर है, उसकी एनर्जी, उसकी लाइट हम तक पहुंच पा रही है, उसकी रोशनी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि उसके वहां से और धरती तक सब जगह पे मीडियम ही है, बहुत सारा स्पेस में ऐसा रीजन आता है जो वैक्यूम है, लेकिन फिर भी वो रेडिएशन से वहां से धरती तक पहुंच पा रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस है, इसका मतलब वो रेडिएशन है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाने के लिए। तो साउंड वेव्स की तरीके से, ठीक है, ये साउंड वेव जैसी नहीं होती है, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है, ठीक है। अब हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, कितने तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है और वो एक दूसरे से कैसे डिफर करती है, ठीक है। अब अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर मैं एक साथ रख दूं, सबसे पहले सवाल आता है, देखो अब सबसे पहले सवाल आता है कि वेव के बारे में दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। मान लो देखो बेटा ये वेव है, ठीक है, अब हम उसके बारे में, ठीक है, दो तीन चीजें एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात हम कहते हैं वेवलेंथ, हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी,
हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये 2-3 चीजें हैं जो आपकी वेव को एक्सप्लेन करती है। ओके, सो ये आपकी वेव है। अब जो आपकी वेव है उसमें वेवलेंथ किसको कहा जाता है बेटा? मान लो एक सिमिलर पॉइंट है, एक तो हम कहते हैं कि यहां से यहां तक, ठीक है, वेवलेंथ क्या है? एक डिस्टेंस है जहां से शुरू हुई और एक वेव जहां पे खत्म हुई, इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कह देंगे। एक तो हम ये कह सकते हैं, एक तो हम बच्चों क्या कह सकते हैं, एक ये कह सकते हैं। दूसरी भाषा, कई बार वो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता है, बेटा सिमिलर पॉइंट अगली वाली में, ठीक है, ढूंढ लो, उसके बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वेवलेंथ है, यहां से यहां तक का भी है, ठीक है, यहां से यहां तक का भी है, ओके, यहां से, ठीक है, और यहां तक का भी है। दो सिमिलर पॉइंट्स अगर आप सर्च कर लेते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आपका वेवलेंथ है। ओके, अब इसमें जो आपका ये ऊपर है ना, ये ऊपर क्रस्ट जा रहा है, इसका जितना मैक्सिमम हाइट होगा, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करने वाला है? ये मैक्सिमम हाइट आपका एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाला है। ये मैक्सिमम हाइट बेटा आपका किसको रिप्रेजेंट करने वाला है? ये मैक्सिमम हाइट यहां पर आपका एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बोल दो फटाफट से। अब आती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि मैम फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, वेवलेंथ आपने बता दिया, दो सिमिलर पॉइंट्स है, एक डिस्टेंस है, एक पूरी वेव जब कंप्लीट हो जाती है, जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है दैट इज वेवलेंथ। इसकी जो क्रस्ट है या जो इसके ट्रफ है, ये जो मैक्सिमम हाइट होते हैं, दिस इज एम्पलीट्यूड। समझ आ गया मैम? अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी देखो, अब आप किसी बस स्टॉप, मैं हमेशा अपने बच्चों को ये एग्जाम्पल देती हूँ कि बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, आप क्या पूछते हो साइड वाले से कि इस वाली बस की फ्रीक्वेंसी, मान लो 710 नंबर बस है, ठीक है, ऐसे रैंडम एग्जांपल है, 710 नंबर की बस की फ्रीक्वेंसी क्या है? आप किसी से ये पूछते हैं, मतलब आप सामने वाले से क्या पूछना चाह रहे हैं? 710 नंबर बस की फ्रीक्वेंसी, मतलब आप क्या जानना चाह रहे हैं सामने वाले से? आप सामने वाले से ये जानना चाह रहे हैं कि जो 710 नंबर की जो बस है, ठीक है, वो कितना, है ना, कितनी बार गुजरती है उस टाइम फ्रेमवर्क में। आप सामने वाले से ये जानना चाह रहे हैं कि जो 710 नंबर की जो बस है, मान लो एक टाइम सेट कर दिया जाए 2 मिनट, तो 2 मिनट में 710 नंबर की बस वहां से कितनी बार गुजरती है? अगर वो बहुत ज्यादा बार गुजरती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, अगर वो बहुत कम बार गुजरती है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी लो है। क्लियर मेरी बात? बोलो जरा फटाफट से। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है और उस पॉइंट से वो वेव कितनी बार गुजरती है, उस पॉइंट से वो वेव कितनी बार गुजरती है, वो है फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर पॉइंट से वेव कितनी बार गुजरती है, वो एक्सप्लेन करता है बेटा किसको? वो एक्सप्लेन करता है फ्रीक्वेंसी को। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वही है आपका फ्रीक्वेंसी। बताइए, यहां तक क्लियर हो गई चीजें? बोलिए जरा फटाफट से, बोलो बेटा, यहां तक क्लियर हो गई चीजें? अरे बोल तो दिया करो। क्लियर है यहां तक? चले आगे। चलिए अब देखो, इट इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस व्हिच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ। अब बहुत सारे तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो एक दूसरे से डिफर करती है। कैसे डिफर करती है? वेवलेंथ में एक दूसरे से डिफर करती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में, अब मान लो कोई है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत, कोई ऐसी वेव है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, बहुत ज्यादा बार गुजरती है, कोई ऐसी वेव होगी जो उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बहुत कम बार गुजरेगी। तो ये आपका जो है, हर एक वेव का अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकता है, हर एक वेव का अलग अलग वेवलेंथ हो सकता है। कोई वेव ऐसी बहुत क्लोज क्लोज होगी, कोई वेव ऐसी फैल फैल के होगी। तो इस तरीके से बहुत वेराइटीज ऑफ वेव्स हो सकती है आपके पास। तो यही जो वेराइटीज ऑफ वेव्स है, इनको अगर एक साथ रखा जाए अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, उसी को ही बच्चा हम क्या कहते हैं? उसी को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स।
सब एग्जाम्पल्स आर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, जो आप रेडियो वगैरह सुनते हैं। माइक्रोवेव रीजन, जो आप माइक्रोवेव यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है, जो रडार में यूज होता है। आपका इंफ्रारेड रीजन होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, जिसको आप हीटिंग में यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, दैट इज योर, है ना, 10⁻16 हर्ट्ज, ठीक है। तो स्मॉल पोर्शन अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। ये वो लाइट है, ये वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रीजन है जिसमें हमें दिखाई जो देता है ना, दिस इज योर विजिबल लाइट रीजन। तो इट इज ओनली दिस पार्ट विच आवर आईज कैन सी और डिटेक्ट। तो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें कोई और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को देखना है या फिर जो है उसके बारे में कुछ स्टडी करना है। तो अलग अलग यूनिट्स हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इन रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज है जैसे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में नंबर ऑफ टाइम्स ट्रैवल करना, सो इट रिप्रेजेंट 1/t। तो सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट होती है, हर्ज ने बताया था तो इसीलिए उन्हीं के नाम से इसको hz से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हेनरिच हर्ज के नाम से उसकी यूनिट को दे दिया, क्या है तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट है। अब आता है वेवलेंथ क्या है, तो उसकी यूनिट जो है लेंथ की टर्म्स में होनी चाहिए। क्या होती है वेवलेंथ, क्या होती है बच्चा वेवलेंथ? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, तो कुछ ऐसी होती है जिनकी वेवलेंथ कम होगी, कुछ वेव्स ऐसी होगी जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो एक दूसरे से फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में डिफर करती है। वैक्यूम में जब कोई मीडियम नहीं होता तो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चाहे उसका कुछ भी वेवलेंथ हो, हमेशा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है जिसको हम सिंबल c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी को हम एक रिलेशन, ये देखो, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। क्या है ये, दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कैसे याद रखोगे, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, ठीक है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। अब ये कैसे है, तो ये सारे रेडिएशंस को अगर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से हमने अरेंज कर दिया, इसी को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं बेटा, इसी को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अलग अलग टाइप के रेडिएशंस को, अलग अलग टाइप की वेव्स को एक साथ रख देना, ठीक है, अरेंज कर देना, उनकी वेवलेंथ के घटते क्रम के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम के हिसाब से, उसी को ही हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी इधर है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि क्वेश्चन आपसे जेईई में इसका पूछा जाता है। वो आपसे पता है ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता है कि दिस रेडिएशन इज यूज्ड टू हीट ए सैंपल, है ना, टू हीट फूड इन माइक्रोवेव, मतलब ऐसा ऐसा पूछ लेता है कि व्हाट विल बी द रेडिएशन, what will be the frequency of the radiation used to heat food, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई माइक्रोवेव वाला पूछ रहा है, मतलब आप रेडियो सुन रहे हैं तो कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है आप तक पहुंचाई जा रही है, तो आपको फ्रीक्वेंसीज का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ये आप जो है इसको मेमोराइज कर लेंगे। अगली चीज देखो, अदर कॉमनली यूज्ड क्वांटिटी स्पेशली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द वेव नंबर। अगली जो चीज आती है, मैंने आपको सी, स्पीड ऑफ लाइट आया, लैम्डा आया, दैट इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी आई जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली चीज आती है बेटा वेव नंबर। क्या होता है वेव नंबर? वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/λ से, ओके। तो कितनी वेवलेंथ है, मतलब अगर मैं 1 मीटर ले लूं, मतलब मैं यूनिट लेंथ ले लूं, उसके अंदर कितनी, मान लो बेटा, मान लो मैंने कोई डिस्टेंस ले लिया, ये ले लिया मैंने, इसको जो है यूनिट लेंथ ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने यूनिट लेंथ ले लिया, और इस यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ आई है, मतलब मैंने एक जो है डिस्टेंस फिक्स कर दिया कि ये मेरा इतना डिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितनी वेवलेंथ आई है। अब वेवलेंथ क्या है, एक पर्टिकुलर वेव खत्म होती है, मान लो ये एक वेवलेंथ हो गई, फिर ये अगली हो गई, फिर ये अगली हो गई, फिर ये अगली हो गई, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी आई है उस पर्टिकुलर
तो ये बेटा जो है आपका वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एक पर्टिकुलर, है ना, ये आपका इतना, ठीक है, इतना आपने क्या जो है क्या डिसाइड कर दिया, एक आपने डिस्टेंस फिक्स कर दिया, मान लो आपने 1 मीटर फिक्स कर दिया। अब इस 1 मीटर के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आई है, वही आपका किसको दर्शाने वाली है, वही बच्चा आपका दर्शाने वाली है वेव नंबर को। किसको दर्शाने वाली है, वही आपका दर्शाने वाली है वेव नंबर को, म्यू बार को। ओके, सो जिसको हम 1/λ लिखते हैं उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ये आपको समझ आना चाहिए। अगला देखो, अब आपके पास आता है एक सवाल जो कि कहता है किसके बारे में, विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब देखो आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है, वेवलेंथ आपसे पूछी है, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, है ना, ठीक है। तो C इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, इस फॉर्मूले में पुट करके C की वैल्यू आप जानते हैं। अगला देखो, वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम दिस टू दिस, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। कर सकते हो, ये नैनोमीटर में आपको वेवलेंथ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी चाहिए तो म्यू बराबर C बाय लैम्डा, तो वहां पर उसमें रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जेईई के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, ये तो बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी, येलो रेडिएशन जिसका वेवलेंथ पता है, तो वेव नंबर क्या होगा, 1/λ होगा, और फ्रीक्वेंसी जो अभी फॉर्मूला बताया उससे आ जाएगी। अगला आता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अब बोर जो है वो ड्यूअल नेचर के बारे में बात करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका पार्टिकल जैसा नेचर भी शो कर सकती है और वेव जैसा नेचर भी शो करती है। अब बोर का जो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था कि वो आपका क्या शो करती है, वेव जैसा नेचर शो करती है, उसके बारे में हमने सारी स्टोरी पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है बच्चा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हमारे पास आती है प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ फिनोमिना है जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, जिसको आपका वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन करता है, और कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी है जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, है ना, नहीं एक्सप्लेन कर पाती। तो उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए तो हमारे पास आया प्लैंक का मॉडल, जिसने किसके बारे में बताया, जिसने बताया कि यहां पर क्या होता है, पार्टिकल जैसा बिहेवियर भी आपका इलेक्ट्रॉन दिखा सकता है, आपका पार्टिकल मटेरियल दिखा सकता। देखो, नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, ये कुछ फिनोमिनाज है जिसको एक्सप्लेन किया किसने, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने। ठीक है, कि जो रेडिएशन एमिट हो रही है गर्म ऑब्जेक्ट से, ठीक है, उसका नेचर क्या है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। कोई अगर आप धातु ले लेते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलकर चला जाता है, इसको भी एक्सप्लेन करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको पढ़ाया जाता है। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कैसे सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी वेरी करती है, चेंज होती है, ये आपको जो है ये पर्टिकुलर पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है। और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स को भी आपका पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन करता है। तो ये सारे फिनोमिना, मतलब बहुत सारे फिनोमिना ऐसे थे इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, जिसको वेव नेचर ने बता दिया, लेकिन बहुत सारे फिनोमिनाज ऐसे भी हैं जिनके बारे में वेव नेचर कमेंट नहीं कर पाया, जिनके बारे में वेव नेचर नहीं बता पाया। ओके, तो उन सारे फिनोमिनाज के बारे में बात प्लैंक की क्वांटम थ्योरी कहती है। और ये फिनोमिना क्या कहता है कि कोई सिस्टम जो है वो एनर्जी को लेता है इन डिस्क्रीट अमाउंट। देखो अब बेटा क्या होती है, एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में बात हो रही है। अब एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो सकता है, देखो मान लो एनर्जी है, ठीक है, मान लीजिए एनर्जी मेरे पास चीनी की फॉर्म में है। ओके, अब मैं उस एनर्जी को, अब मैं उस चीनी को कैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ, एक तो तरीका ये है कि मैं चीनी को उठा, मान लो मेरे को अपने फ्रेंड को चीनी देनी है, मेरा फ्रेंड मुझसे थोड़ी सी दूरी पे है, तो एक तो तरीका क्या होता है, मैं चीनी को ऐसे हाथों में भर भर के उसको फेंकने लग जाऊं उसकी तरफ, है ना। एक तो तरीका ये है कि बस मैं लगातार, है ना, पागलों की तरह, ऐसे गधों की तरह लगी हुई हूँ चीनी को फेंकने में। ठीक है, ओके, गधों से याद आया मुझे। ठीक है बच्चों, आप लोग ऐसे फेज में हो कि आपको अब मेहनत जो है बिल्कुल गधों की तरह करनी पड़ेगी, मतलब अपने आप को ना इतना रगड़ना पड़ेगा, बिल्कुल पागल होकर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर जो है आपको आईआईटी मिलेगी। आईआईटी मिलना उतना आसान नहीं होता है। ओके, बिल्कुल
गधों की तरह, मतलब अपना अपना कुछ ख्याल ही मत करो, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरी आंख कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसे लग रहा हूँ, भूल जाओ ये सब कुछ। पागलों के तरीके पढ़ो, बिल्कुल पागल होकर पढ़ो, पागलों के तरीके से पढ़ो, तब जाकर जो है बच्चा आपको सिलेक्शन मिलेगा। चाहे आप जो भी आपका ड्रीम है, आप आईआईटी वाले हैं तो आईआईटी, नीट वालों को भी मैं पढ़ाती हूँ तो उनको बोलती हूँ डॉक्टर बनना है। ओके, तो बच्चा जब अपने आप को ना बिल्कुल इतना, मतलब अपनी ना वैल्यू मत करो, अपने इस बॉडी की वैल्यू मत करो, ये शरीर है ना इसको इतना घिसो, इतना घिसो, मतलब इसे इतना यूज लो ना, इसका ऊपर वाले हिस्से का बहुत यूज लो, इसका इतना यूज करो इसको कि भाई तुम्हें जो चाहिए जिंदगी में वो मिल जाए, इतना इस्तेमाल करो इसको। समझ आई मेरी बात? ओके, चलो अब बैक टू द पॉइंट। अब जब मैं बात करी थी किसके बारे में, मान लो एनर्जी है, ठीक है, आपको उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ओके, तो अब मान लो वो चीनी की फॉर्म में, तो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि मैं उसको उठा उठाकर अपने फ्रेंड को ऐसे फेंकने लग जाऊं बेतहाशा तरीके से, है ना, पसीना पसीना हो रही हूँ, फेंक के जा रही हूँ, फेंक के जा रही हूँ, एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या है कि मैं पन्नियां लेकर आऊं, पॉलीथीन पॉलीबैग्स, उसमें चीनियां डालूं, डाल के रखूं और वो पैकेट्स उठा उठाकर अपने दोस्त को दूं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे होती है ये फिनोमिना भी कहता है कि बेटा जो एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर कैसे होता है, वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता, एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ पर डिस्क्रीट अमाउंट में होता है। और डिस्क्रीट अमाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रीट अमाउंट रिप्रेजेंट करता है कि पैकेट्स में एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है, ठीक है। सो पहला एक्सप्लेनेशन फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मैक्स प्लैंक ने 1900 में बताया था, और क्या कहा था कि जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ रेंज ऑफ वेवलेंथ तक ही क्या करते हैं बच्चा, एमिट करते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर पर एन एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ज्यादातर जो रेडिएशंस एमिट होती है वो विजिबल रीजन के अंदर होती है, ठीक है, जो कि आपको दिखाई देती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज जनरेटेड। जैसे मान लो आप लोहे की रॉड को गर्म कर रहे थे, पहले रेड होती है, फिर व्हाइट होती है, फिर ब्लू होती है। रेड की वेवलेंथ हायर है, मतलब जब टेम्परेचर कम है तो हाई वेवलेंथ वाली रेडिएशन एमिट हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हो तो लोअर वेवलेंथ वाली रेडिएशन एमिट होने लगती है, ठीक है, लोअर वेवलेंथ वाली रेडिएशन एमिट होने लगती है। क्लियर मेरी बात? तो आयरन रोड को जैसे हीट किया तो डल रेड है, फिर वो और रेड हो जाती है, फिर और बढ़ाते हो टेम्परेचर व्हाइट हो जाती है, उसके बाद ब्लू हो जाती है। तो रेडिएशन जो है मोस्ट इंटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रहती है। तो यहाँ पर ब्लू रेडिएशन जो है मोस्ट इंटेंस है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर अचीव हुई है। तो इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की अलग अलग वेवलेंथ की जो कि हॉट बॉडी से निकलती है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो लोहे की रॉड का कलर बदलता जा रहा है, और किस तरफ जा रही है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। ऐसी रेडिएशन मिल रही है जिसकी वेवलेंथ छोटी है जब टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। सो दैट मीन्स कि आपकी रेडिएशन मोर इंटेंस होती जा रही है। तो इंटेंसिटी यहाँ पर टेम्परेचर का फंक्शन है, इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो 1850 के अराउंड बताया था कि ऑब्जेक्ट जो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने हैं तो वो अलग अलग टेम्परेचर पर अगर उनको रखा जाए तो अलग अलग डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो देते हैं। तो प्लैंक की थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का पूरा जो है जिम्मा उठाया और उसको किया भी। जब सरफेस किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम लाइट डालते हैं तो कुछ रेडिएंट एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है। तो रीजन फॉर इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन इज दैट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर एज अ रूल इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन। देखो अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर आपने कोई रेडिएशन डाली, ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चा आपने उसके ऊपर कोई भी रेडिएशन डाली, अब क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ वेव रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, वापस भेज देगा, कुछ को ट्रांसमिट करेगा। तो ये जो है अब क्या होता है, अगर आपके पास कोई ऐसी बॉडी है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर एमिटर है, मतलब जो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है,
एमिट कर सकती है। लेकिन जो हमारे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी कुछ हम चीज़ ले लेते हैं, मान लो पेन ले लिया, मान लो मुझे ले लिया, ठीक है, मान लो टेबल ले ली, अब उसको हम परफेक्ट नहीं बोल सकते। वो कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन को कर सकती है एब्जॉर्ब, कुछ को नहीं कर सकती। तो कुछ को रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ को ट्रांसमिट करेगी, कुछ को एब्जॉर्ब करेगी। तो ब्लैक बॉडी वो परफेक्ट बॉडी होती है जो हर तरीके की, हर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है, एमिट कर सकती है। ओके, सो आइडियल बॉडी जो एमिट और एब्जॉर्ब कर सकती है रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, वही आपकी कहलाती है ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन एमिट होती है ऐसी बॉडी से, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और असलियत में ऐसी कोई आइडियल बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। कार्बन ब्लैक जो होता है वो उसके बहुत क्लोज चला जाता है, बट एग्जैक्टली ब्लैक बॉडी हम उसको भी नहीं बोल सकते। ठीक है, क्लियर मेरी बात? तो क्या होती है ब्लैक बॉडी? सो परफेक्ट एमिटर और एब्जॉर्बर ऑफ एनर्जी होती है। तो ब्लैक बॉडी, ठीक है, अपनी सराउंडिंग के साथ एक इक्विलिब्रियम रखती है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट जितना एब्जॉर्ब करती है उतना ही रेडिएट करती है। ब्लैक बॉडी दोनों काम एक साथ करती है, उतना ही एब्जॉर्ब करती है, उतना ही रेडिएट करती है। जैसे ब्लैक कलर आपको बोला जाता है गर्मियों में मत पहनो, धूप में मत पहनो, बिकॉज दैट इज ना बढ़िया एब्जॉर्बर, कि फिर वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, वाइट रिकमेंड किया जाता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करेगा ज़्यादा। तो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा बच्चा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब अमाउंट ऑफ लाइट जो एमिट होती है एक ब्लैक बॉडी से, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर इंटेंसिटी रेडिएशन की इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑन वेवलेंथ। जैसे जैसे आप वेवलेंथ को बढ़ाते जाएंगे, इंटेंसिटी जो है उस पर्टिकुलर रेडिएशन का वो इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स कि इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, और वो किस पे डिपेंड कर रही है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ पर डिपेंडेंट हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मोर इंटेंस रेडिएशन आ रही है। मोर इंटेंस रेडिएशन का मतलब है शॉर्टर वेवलेंथ वाली, शॉर्टर वेवलेंथ मतलब हायर एनर्जी वाली। क्लियर मेरी बात? बिकॉज आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी E बराबर hc बाय लेमडा। दिस मीन्स कि आपका लेमडा अगर वहां पर कम है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हायर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके बच्चा, ठीक है। सो ये देखो आगे आपको फिगर बताए, तो बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स हुए कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है फंक्शन ऑफ वेवलेंथ है, लेकिन रिजल्ट को सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं किया वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने, लेकिन मैक्स प्लैंक ने किया। मैक्स प्लैंक ने इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बारे में बताया, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंटेंसिटी और वेवलेंथ का कुछ ऐसा होता है, वेवलेंथ बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, उसके बाद डिक्रीज करेगी। तो अलग अलग टेम्परेचर पर ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है। अगर आप हायर टेम्परेचर की बात करेंगे सो मोर इंटेंसिटी विल बी ऑब्जर्व फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा इंटेंस रेडिएशन, ठीक है, और इंटेंसिटी और वेवलेंथ आपस में कैसे कनेक्टेड है? तो एक पर्टिकुलर टाइम तक इंक्रीज करेगी, उसके बाद डिक्रीमेंट आएगा। ये आपकी जो है उसी चीज को दिखाया गया है। अब आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज चेंज्ड बाय इंटरैक्शन विद ऑसिलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर उसका जो है फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट कर रही है उसको ऑल्टर कर सकते हो, तो आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। तो प्लैंक ने एज्यूम किया कि रेडिएशन को हम डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी में डिवाइड कर सकते हैं, कि रेडिएशन को हम पैकेट्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। चंक्स ऑफ एनर्जी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने बताया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एमिट और एब्जॉर्ब कर सकते हैं एनर्जी, किस फॉर्म में? पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट क्वांटिटीज। जैसे अभी मैंने बताया ना, चीनी को ऐसे फेंकू लगातार और पैकेट्स में दो। तो प्लैंक ने इस चीज को, ये सारी कहानी प्लैंक ने सुनाई, और उसके बाद लास्ट में जो बात बताई वो बताई कि एनर्जी का जो एमिशन होता है, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज कैसे होता है? तो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। कैसे होता है बच्चा? पैकेट्स की फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता। उसने इसका नाम जो है वो क्वांटम दे दिया। ही गेव द नेम क्वांटम to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation। तो यहाँ से सवाल आया what is quantum? तो क्वांटम एनर्जी का वो सबसे छोटा पैकेट है जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या क्वांटम और फोटोन एक ही होता है? नहीं, क्वांटम
रिप्रेजेंट करता है एनर्जी का वो सबसे छोटा फॉर्म जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, और फोटोन रिप्रेजेंट करता है लाइट का वो सबसे छोटा पैकेट जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। तो यहां पर क्वांटम आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटम स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है जिसको आप एमिट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के, और यहां से आता है E बराबर h म्यू। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। क्वांटम वो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब देखो, अब मान लो आपको चीनी अपने दोस्त को देनी है, ठीक है, चीनी आपकी एनर्जी है, उसको आपको अपने दोस्त को देना है। अब कुछ तो मिनिमम अमाउंट होगा ना, ठीक है, जो चीनी का आप अपने दोस्त को दोगे। ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल बेचारे ने चीनी मांगी तो एक दाना ही दोगे, नहीं ना, कुछ मिनिमम अमाउंट है जो दोगे, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, ठीक है। तो इसी तरीके से वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप ट्रांसमिट करेंगे वो क्वांटम है। और लाइट अगर है उस एनर्जी, अगर वो एनर्जी जो है वहां पर वो लाइट है तो उसको हम फोटोन कह देते हैं। ओके, क्लियर मेरी बात? तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ये चीज हमें यहां से पता चली। और प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो हमारे पास H आएगा। H इज आवर प्लैंक्स कांस्टेंट। H यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? H यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट को। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट H है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, अगर वैल्यूज को आपने अगर ऐसे ही याद कर लिया कोई फायदा नहीं है। इसकी वैल्यू होती है जूल सेकंड में। ओके, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, जहां भी यूज करना है ये वैल्यू यूज करनी है। अब आता है, प्लैंक ने एक्सप्लेन किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन रेडिएशन from black body as a function of frequency or wavelength at a different temperature। तो प्लैंक ने किस तरीके से इंटेंसिटी, किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, ब्लैक बॉडी से, उसको हम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली उसने ये बताया टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोर इंटेंस रेडिएशन होती है, टेम्परेचर बढ़ाया मोर इंटेंस रेडिएशन, और रेडिएशन की वेवलेंथ कम, ठीक है। तो उसने यहां से एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट कर दिया, उसने यहां से टेम्परेचर का रिलेशन निकाल दिया। ओके, ये सारी स्टडी करके क्वांटाइजेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडिंग ऑन ए स्टेयरकेस, ए पर्सन कैन स्टैंड ऑन एनी स्टेप ऑफ ए स्टेयरकेस बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम और हर टू स्टैंड इन बिटवीन द टू स्टेप्स। एनर्जी कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग सेट बट कैन नॉट टेक एनी वैल्यू। जैसे आप जो है सीढ़ियों की बात करें तो बेटा, या तो आप नीचे वाली सीढ़ी पे हो या ऊपर वाली पे हो, दोनों सीढ़ी के बीच में आप कहीं नहीं खड़े हो सकते। उसी तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर है, एनर्जी की वैल्यूज है, तो कुछ परमिटेड वैल्यूज है जो हम एनर्जी के लिए रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते। बीच में कोई जो है एनर्जी की वैल्यू नहीं होती, तो ई को हम NH म्यू, मतलब क्वांटाइज्ड है, पैकेट्स की फॉर्म में है। क्लियर? जैसे स्टेयर्स पे खड़े होते, या तो नीचे वाली सीढ़ी पे हो या ऊपर वाली पे हो, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी के बीच में कहीं उड़ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही एनर्जी का है, ठीक है, या तो एक पैकेट है या 2 पैकेट है, एक और 2 पैकेट के बीच में कोई पैकेट ऑफ एनर्जी नहीं होता। ओके, सो E बराबर NH म्यू से यहां पर आपको मिलता है, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली क्या किया गया, एक मेटल का ब्लॉक लिया गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया गया बेटा, एक मेटल का ब्लॉक लिया गया, ठीक है। ये चीज बताई गई कि मेटल ब्लॉक, जैसे मान लो आपने कोई भी मेटल का ब्लॉक ले लिया, अब ये पूरा सेटअप लगाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ये बैटरी है, ये आपका मेटल का सरफेस है, ठीक है। यहाँ से आप जो है क्या डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं। ओके, यहाँ से आप रेडिएशन डालते हैं, ठीक है, ये मेटल का सरफेस है, और इससे आप क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर बेसिकली क्या कहा कि एक मेटल की सरफेस ली गई, एक मेटल लिया गया, उसके ऊपर रेडिएशन डाली गई। जब उसके ऊपर रेडिएशन डाली गई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। सवाल आया, ठीक है, हम सब जानते हैं हमारे मेटल से इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहते हैं, अब रेडिएशन डालते हैं, ठीक है, वो रेडिएशन जैसे यहाँ पर लाइट की फॉर्म में डाली है, तो अब उसको स्टडी किया गया,
ठीक है, कि मेटल ब्लॉक के ऊपर जब हम कोई रेडिएशन डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया गया, इसका सेटअप ऐसा था, यहाँ पे वोल्टेज लगाई गई, ये ट्यूब है, वैक्यूम चैम्बर है जिसमें कोई एयर नहीं है, ठीक है, इधर मेटल का सरफेस है, यहाँ पर डिटेक्टर है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर डिटेक्टर के पास जा रहे हैं, इसी से हम अंदाजा लगाएंगे किसके बारे में, इंटेंसिटी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। तो ये डिटेक्टर यहाँ पे उन चीजों को डिटेक्ट करने के लिए लगाया गया है। तो ये सेटअप है, मेटल ब्लॉक, लाइट डाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जैक्टली कहता क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कल, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको हम वन शॉट में नहीं कर सकते। और जैसा कि मैं देख रही हूँ तुम लोग भी उड़ लिए, ठीक है, कि मैम तो पता नहीं कितना ही पढ़ाएंगे हमें, है ना, सही बोल रही हूँ ना। ओके, सो वैसे तो मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना था आज ही, ठीक है, कल मुझे स्पेक्ट्रा स्टार्ट करना था, बट तुम लोगों में उतना पेशेंस नहीं रहा। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं आप लोगों को कल ही एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है बेटा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां तक इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर कोई भी समस्या आपको आई है, कुछ भी है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करो।